Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC Economic syllabus. तो हम स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिस्कस कर मेनली 3 स्टेजेस होती हैं कैपिटल फॉर्मेशन की. फर्स्ट इज सेविंग, सेकंड इज फाइनेंस एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट. वी आर स्टडिंग द थर्ड स्टेज, इन्वेस्टमेंट. जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो एक्चुअली ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है. दैट मीन्स कि इंडिया की टेरिटरी में टोटल जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी वैल्यू. इन्वेस्टमेंट वर्ड इज यूज डिफरेंटली इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. इन इकोनॉमिक्स इट इम्प्लाइज एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स. जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसका एक ही मतलब होता है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जैसे प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा. इन्वेस्टमेंट वर्ड जो है वो डिफरेंटली यूज़ किया जाता है डिफरेंट कंटेक्स्ट के अंदर. बहुत लिबरल हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंस के अंदर अगर किसी ने किसी कंपनी की कुछ स्टॉक्स खरीद लिए तो उसे भी हम इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं. इसलिए वी ऑफन यूज़ द वर्ड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. सो डिफरेंट कंटेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट वर्ड डिफरेंटली यूज़ होता है. बट इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो रेफर करता है एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स. इन इंडिया इन्वेस्टमेंट percentage is 32.3% of our GDP and world average is around 25%. So it is better than the world average, but हमें इस परसेंटेज को और बढ़ाने की ज़रूरत है अगर हमें डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए इन GDP. इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF. तो जब GDCF की बात हो तो दैट मीन्स कि हम इन्वेस्टमेंट को ही रेफर कर रहे हैं. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट. इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है दैट कम्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. अप्रोक्सीमेटली 80% contribution to the investment is from private sector. So 80% of this 32.3% of our GDP comes from private sector and public sector से 20% आता है. अगर हम theoretically बात करें तो एक closed economy के अंदर investment will be equal to savings. Now what is closed economy? It is an economy which does not have any economic relationship with the rest of the world. In a practical sense, no economy is closed economy. हर economy आज की डेट में दूसरी कंट्रीज के साथ इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है. इवन इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ नॉर्थ कोरिया, वो भी चाइना के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट उसका बहुत ज़्यादा है. सो क्लोज्ड इकोनॉमी जो है एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है. एंड इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी वी अज्यूम दैट जो भी सेविंग्स होंगी दे ऑल विल बी कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट्स. जैसे कि हाउस होल्ड सेविंग्स, प्राइवेट सेक्टर सेविंग्स, पब्लिक सेक्टर सेविंग्स, these all savings will come back into the economy as investments through financial institutions such as banks, NBFCs. तो क्लोज इकोनॉमी के अंदर जो भी सेव हुआ दैट इज इन्वेस्टेड इनटू द इकोनॉमी. इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स आर will be equal. But in open economy, this is not the case. In open economy, investment equals to savings plus net foreign capital inflow. For example, इंडिया के केस के अंदर जो नेट इन्वेस्टमेंट होगी that will be जो कि सेविंग्स हैं, हाउस होल्ड सेविंग्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर सेविंग्स प्लस नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो. नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स. आपने FDI और FII का नाम सुना होगा. FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII is foreign institutional investment. जो foreign entities होती हैं they invest in India through FDIs, FIIs. These are the routes to invest in India. ऐसे ही Indian entities भी foreign के अंदर invest करेंगी. In the case of India, we receive more investment into the India, more foreign investments into the India in comparison to the foreign entities investing outside India. So we will take the net investment, inflow minus outflow. The second component is borrowings. Our Indian company borrow from the foreign financial institutions and these borrowings are often termed as external commercial borrowings, ECBs. We will study ECB, FDI, FII in detail in another chapter. Therefore, in an open economy or not so closed economy, investment equals to savings plus net foreign capital inflow. नाउ दिस इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर अगर हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो हम गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए. द फर्स्ट मेजर इज़ कि गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू बूस्ट द सेविंग्स. गवर्नमेंट सेविंग्स बूस्ट करने के लिए क्या करती है? इट गिव्स टैक्स, इनकम टैक्स डिडक्शन. जब आप कुछ सेविंग स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको इनकम टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं.
That is one of the method to boost saving. And the second thing which government can do is to increase the net capital inflow. और उसके लिए हमें FDI और FII को और स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा और लिबरलाइज करना पड़ेगा ताकि फॉरेन एंटिटीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें. Therefore, to increase investment in economy, government should take measures to boost savings and increase net capital inflow. Now, the next important concept is what are the components of investment? जब हम investment की बात करते हैं तो I have already explained investment implies expenditure on capital goods, and expenditure on capital goods is known as fixed investment. सो इन प्रैक्टिकल सेंस इन्वेस्टमेंट जब वर्ड यूज़ किया जाता है उसका मतलब होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स. हाउएवर एट कंसेप्चुअल लेवल इन थ्योरेटिकल सेंस इन्वेस्टमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, दैट इज द बिजनेस परचेज ऑफ न्यू प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स. द सेकेंड कंसेप्ट इज वैल्यू. The second component is valuables, gold or silver, and the third one is change in stocks, inventories, that is the raw material and unsold finished goods. Now let me explain this in more detail. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इन क्लोज इकोनॉमी. जितनी भी सेविंग होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट. दैट्स व्हाई वी शुड फोकस ऑन सेविंग्स इफ वी वांट टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट. मान लीजिए एक इंडिविजुअल है और उसे 100 रुपये की इनकम मिली फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर बिकॉज ही प्रोड्यूस ₹100 वर्थ ऑफ गुड्स. इस 100 रुपये में से उसने 60 रुपये तो कंज्यूम कर लिए रेंट के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड एक्सपेंसेस में, और 40 रुपये उसने सेव कर लिए. 40 में से 30 रुपये उसने बैंक में डिपॉजिट किए और 10 रुपये अपने पास कैश में रख लिए, या फिर 10 रुपये का उसने कुछ सिल्वर आइटम खरीद लिया. ये जो 30 रुपये है ये तो बैंक आके लैंड कर देगा और ये इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. Then what about this ₹10? ये तो इन्वेस्ट नहीं हुआ. Then how come all the saving turned into investment? इसका आंसर lies in unsold finished goods. इस आदमी ने 100 रुपये के वर्थ के गुड्स प्रोड्यूस किए, इसलिए उसको 100 रुपये की डिस्पोजेबल इनकम मिली. तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखें कि इकोनॉमी के अंदर 100 रुपये वर्थ के गुड्स प्रोड्यूस हुए, उसी इकोनॉमी में 60 रुपये वर्थ के कंजम्पशन गुड्स खरीद लिए गए, 30 रुपये वर्थ के गुड्स इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैपिटल गुड्स खरीद लिए गए, और जो 10 रुपये हैं, 10 रुपये वर्थ के कोई भी गुड्स अभी तक खरीदे नहीं गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर दे विल बी लाइंग अनसोल्ड फिनिश गुड्स. देयरफॉर एट कंसेप्चुअल लेवल इन्वेस्टमेंट के 3 कंपोनेंट है. एक तो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो कि हम प्रैक्टिकल सेंस पे रेफर करते हैं जब भी हम इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ करते हैं, बट इसके 2 और कंपोनेंट्स हैं. Valuables, for example gold, silver, and change in stocks inventories. Change in stocks inventories का मतलब है कि at the end of a financial year कितना raw material बच गया, कितना unsold finished goods अभी बचा हुआ है जो कि बिका नहीं. तो इसीलिए हम ये assume करते हैं कि all the savings will be converted into investments, and savings and investments are similar in a closed economy. और open economy के अंदर क्या होगा? Investment equal to savings plus net foreign capital inflow. From a general studies student point of view, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि investment is equal to, जब भी हम investment की बात करते हैं, that is fixed investment, that is the expenditure on capital goods. That's it. Now let us study the factors that determine investment. सबसे पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट. अगर किसी बिजनेसमैन को जो लोन होता है, बिजनेस लोन, वो ईजिली अवेलेबल हो और लो इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल हो, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा लोन लेगा और उसको इन्वेस्ट करेगा प्लांट्स, मशीनरी के अंदर. देयरफॉर लो इंटरेस्ट रेट बूस्ट इन्वेस्टमेंट. RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये इंश्योर करती है कि जो रेपो रेट है उसे लो किया जाए, जिससे कि फर्दर बैंक्स जो हैं अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दें. द सेकेंड फैक्टर इज़ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन बाय द बिजनेसमैन को कितना कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी के अंदर कि वो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उससे डेफिनेटली अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो वो पैसा लगाएगा. देयरफॉर बिजनेस सेंटिमेंट मैटर करता है. इसीलिए चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, दे डू इन्वेस्टमेंट समिट, जिसके अंदर वो बिजनेस पर्सन्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, सो दैट इन्वेस्टमेंट इन ए पर्टिकुलर स्टेट, इन्वेस्टमेंट in a country as such increases.
It is also in this slide that ease of doing business is very very important. Business register करना, different licenses लेना, for example fire safety license, food safety license, ये सब licenses लेना easy हो. There should be ease of doing business. We will study this in detail in future. Ease of doing business, it is very very important concept. The next important factor to boost investment is availability of skilled labor. किसी देश के अंदर जितनी skilled labor available होगी उतनी ज़्यादा chances हैं वहाँ पर investment बढ़ने के. The next factor is infrastructure availability. Road infrastructure, housing infrastructure, health infrastructure, etc. किसी रीजन के अंदर जितना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा that will attract more investment. The next factor is demand in the economy. If there is demand for goods in the economy, then definitely business people will come forward and invest so that demand could be met and they can earn profits. So these are some of the factors which determine investment. तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में कैसे बढ़ाई जाए, तो फर्स्ट यू विल रेफर टू दिस इन्वेस्टमेंट, सेविंग, नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, देन यू विल ऑल्सो डिस्कस दीज फैक्टर्स. तो इससे आपका जो आंसर है बिल्कुल